हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका PYQ ग्रेविटेशन का। तो अभी मैं अनदर चैप्टर का आपका वो नोट्स तैयार कर रही हूँ। सो आई थॉट कि ग्रेविटेशन का हमने पूरा थ्योरी कर लिया है। मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला, ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट करवा दिया है। तो आज हम इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं PYQ में वो करेंगे। ठीक है, मैंने साइड में लिख दिया है कौन कौन से एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो वो आप देख सकते हो। और इसके मैं यहाँ कोई थ्योरी नहीं बताने वाली हूँ, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताने वाली हूँ। विद क्वेश्चन जो फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट आएगा वो बता दूँगी। ठीक है, अलग से नहीं बताने वाले, क्योंकि ये हमने अप्रॉक्स आई थिंक 1 घंटे का वीडियो है जो मैंने पूरा डिटेल में आपको करा दिया है। आज हम PYQ करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं किया होगा तो आप KVS या फिर ये UKPSC लेक्चरर वाला प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। उसमें वो वीडियो है ग्रेविटेशन नाम से, आप देख सकते हो। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है आपका। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, क्या है आपका, ये आपका UKPSC और UPTGT में आया हुआ था कि द अर्थ has mass capital M and radius capital R. If small g is the acceleration due to gravity on the surface of the earth, what is the value of gravity means at height r/3 above the earth surface. ठीक है, कह रहा है, ये आपके ऑप्शंस थे कि देखो ग्रेविटी की वैल्यू जो है सरफेस पे कितनी है, स्मॉल जी है, लेकिन अगर सरफेस से हम r/3 डिस्टेंस अगर ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था कि जब सरफेस से ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका Gm/r+h², जहाँ h क्या होता है, अर्थ की सरफेस से हाइट जितना ऊपर हम ले गए होते हैं। और एक क्वेश्चन में गिवन है कि h कितना है आपका, r/3 है। ठीक है, तो यहाँ पे h की जगह मैं क्या रख सकती हूँ, r/3 रख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9/16 हो जाएगा। और आपका ये जो है Gm/r², ये क्या होता है, सरफेस पे अर्थ ग्रेविटी की वैल्यू। तो मैं इसकी जगह g लिख सकती हूँ जो कि गिवन है, सरफेस पे है। ठीक है, इट मीन्स आपका ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो गई, 9/16 टाइम ऑफ स्मॉल g। ठीक है, तो अगर अर्थ की सरफेस से r/3 डिस्टेंस अगर ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, और इतना करने के बजाय आप डायरेक्ट ये फार्मूला भी याद रख सकते थे कि अर्थ की सरफेस से ऊपर जाने पे ग्रेविटी का फॉर्मूला। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है, बस मैंने r कॉमन लेके ये बना दिया फॉर्मूला। ठीक है, 1+h/r का होल स्क्वायर तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपको सूटेबल लगे आप वो कर सकते हो। अब हम आगे चलते हैं। तो ये याद रखना, ग्रेविटी का जो वेरिएशन होता है ये क्वेश्चन आते ही हैं। लाइक अर्थ के सरफेस के ऊपर जाने पे क्या होता है, अर्थ के सरफेस के नीचे जाने पे क्या होता है, इक्वेटर पे क्या होता है, पोल्स पे क्या होता है, अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या होता है। येस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका इसमें भी देखो सेम उसी तरीके से वेरिएशन बेस्ड ही है क्वेश्चन आपका, कि इसमें भी क्या है, द चेंज इन द वैल्यू ऑफ g एट हाइट स्मॉल h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज सेम। ठीक है, एज एट अ डेप्थ ऑफ x बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ इज, मतलब कह रहा है अर्थ के सरफेस के h हाइट ऊपर जाने पे जो ग्रेविटी में चेंज आता है वो इक्वल है x डेप्थ बिलो जाने पे, सरफेस के नीचे जाने पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों चेंजेस निकाल लेते हैं और दोनों को इक्वल रख देते हैं। फिर निकालना क्या था, ऑफ द अर्थ इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ g। तो वो पूछ रहा है हम क्या करेंगे, दोनों को जब इक्वल कर देंगे, दोनों g को इक्वल कर देंगे तो x और h में एक रिलेशन आ जाएगा। ये मुझे कैसे पता चला, ये ऑप्शन देख के। ठीक है, कि x और h में एक रिलेशन निकालना है, तो यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखो क्या होता है, अभी मैंने ऊपर बताया आपको, क्या बताया मैंने आपको, कि जब हम h हाइट ऊपर जाते हैं तो फिर ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, आपकी फॉर्मूला क्या हो जाता है, GS/में 1+h/r²। ठीक है, ये 1+h को मैं ऊपर ले गई और बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसे मैंने खोला तो ये -2h/r आ गया। ठीक है, GS को अंदर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो GS और -2GS/r हो जाएगा। इस GS को यानी सरफेस वाले GS को इधर लेकर आएंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका। तो ये चेंज आ गया ग्रेविटी में, यानी h हाइट ऊपर जाने में ग्रेविटी में जो चेंज आए वो कितना है, इतना है। ठीक है, इसे मैंने इक्वेशन 1 बना लिया। ठीक है, सिमिलरली क्या करूँगी मैं,
अब और बिलो जाएंगे, एक्स डेप्थ बिलो जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा आपका, देखो नीचे जाने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, मतलब ग्रेविटी का फॉर्मूला अर्थ के अंदर जाने पे क्या हो जाता है, जीएस क्या है आपका, सरफेस पे ग्रेविटी की वैल्यू, ठीक है। तो 1 - x/r होता है, यहाँ भी जीएस को अंदर ले जाएंगे, फिर जीएस को इधर ले आएंगे, तो ये हमें चेंज इन ग्रेविटी आ गया, वो कितना आ गया, इतना। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि चेंज दोनों क्या है, इक्वल है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैं इक्वल भी रख देती हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, डिवाइड करके कर लिया, आप इक्वल भी रख सकते हो। इक्वल रख दोगे तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन इसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से क्या होगा, जीएस कट जाएगा, नीचे वाला आर कट जाएगा, तो 2h बराबर x आ जाएगा, तो वही तो आया, x = 2h, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि क्वेश्चन इजी होते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, क्योंकि मुझे एक एक लाइन मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए, ठीक है, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग भी रहा है। नहीं तो मैं एग्ज़ाम में सीधे क्या करती कि डायरेक्ट फार्मूला लगाती और ये बहुत जल्दी और आसानी से हो जाता, ठीक है। तो आपको अगर फॉर्मूले याद हैं तो आप बहुत इजीली टैकल कर सकते हो, क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं होते, बस थोड़े घुमा फिरा के होते हैं। और कैसे घुमा फिरा के होते हैं, मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगी, एक ही क्वेश्चन को 4 तरीके से पूछा गया है, ठीक है, वो अभी आगे देखेंगे हम। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से इस क्वेश्चन से आप क्या याद रख सकते हो, 2 चीज़ें याद रख सकते हो, क्या, एक तो एच हाइट ऊपर जाने पे फॉर्मूला ये हो जाता है, ठीक है, और एक एक्स हाइट या डेप्थ बिलो जाने पे अर्थ के सरफेस से ये हो जाता है फॉर्मूला ग्रेविटी का, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो, यस, हाँ देखिए क्या है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ एट अ हाइट ऑफ h, ठीक है, वो भी क्या है, एक सैटेलाइट है जो अर्थ की सरफेस से h हाइट ऊपर आपका क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज r, द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट वुड बी, और एक हमें कंडीशन भी दे रखा है कि h क्या है, r से आपका छोटा है, ठीक है, ओके। वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट पूछा है, यानी एक तरीके से हमें क्या पूछा है, ऑर्बिटल वेलोसिटी पूछा है, तो ओके, हमें याद है, हमने ये मैंने आपको थ्योरी वाले में सब करा रखा है, ठीक है। तो अगर आपने वो थ्योरी नहीं की है तो आपके लिए ये किसी काम का नहीं है, मैं तो कहूँगी पहले जाके आप थ्योरी वाला देख लो, क्योंकि फॉर्मूले पता होना चाहिए, ठीक है, फिर उसके बाद आके ये देखो। तो देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है आपकी, √gm/r, और अगर इसमें स्मॉल g के टर्म में लिखना चाहूँ तो वो क्या होती है, स्मॉल g r² अपॉन में स्मॉल r। ये अब स्मॉल r क्या है, ये r क्या होती है, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस होती है, तो यानी कि अर्थ का रेडियस प्लस हाइट, ठीक है। थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो अगर मेरी आवाज़ थोड़ी इधर उधर हो तो मैनेज कर लेना आप लोग, ठीक है। तो स्मॉल r क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल R प्लस स्मॉल h क्या होगा आपका, अर्थ की सरफेस से हाइट, ठीक है, सैटेलाइट का। तो ठीक है, देखो फिर मैंने स्मॉल r की जगह क्या रख दिया, r प्लस h रख दिया। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन में मिलाऊं ऑप्शन जो भी हमें गिवन है, तो ये कहीं से कहीं तक कोई ऑप्शन में मैच नहीं करेगा। एक चीज़ गिवन है हमें, क्या, स्मॉल h जो है r से क्या है, बहुत छोटा है। स्मॉल h जो है r से अगर बहुत छोटा है तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि r प्लस h जो है लगभग r के ही इक्वल है ना, क्योंकि गिवन है कि h क्या है, r से बहुत छोटा है। इट मीन्स कि r प्लस h को अप्रॉक्स में r ही मान सकती हूँ, क्योंकि h की ज़्यादा कोई वैल्यू है नहीं, मतलब ये इस तरीके से हुआ 1 प्लस 0.0001 को मैं लिख सकती हूँ 1 ही डायरेक्टली, ठीक है। तो इससे क्या कर सकती हूँ मैं, जो ऊपर वाला r है, क्योंकि ऊपर r ले आना है, ठीक है, ऊपर r प्लस h ले आना है, ऑप्शन को देख करके मैंने ये आइडिया लगाया, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना इधर उधर। तो ऑप्शन में देख रही हूँ ऊपर हर जगह r प्लस h है, ठीक है, तो ठीक है, मैंने क्या किया, कैपिटल R की जगह r प्लस h रख दिया, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है, क्योंकि r और r प्लस h अप्रॉक्स सेम है, तो मैंने कैपिटल R ऊपर वाले में क्या रख दिया, r प्लस h रख दिया, तो एक r प्लस h कट जाएगा, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फॉर्मूले बेस्ड ही था, बाकी आपको ऑप्शन के हिसाब से थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ठीक है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर वहाँ एक कंडीशन दे दिया है तो इट मीन्स वो कभी कभी आपका अप्रॉक्सीमेशन वाला भी आपको आता है लगाना कि नहीं आता है, वो सब देखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका ख़त्म होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में क्या है, इफ़ अ मैन स्टैंडिंग एट अ इक्वेटर ऑन अर्थ फील्स वेटलेसनेस देन द लेंथ ऑफ 1 डे विल बी। अच्छा देखो ये क्वेश्चन ठीक है, ये भी ग्रेविटी में वेरिएशन पे ही बेस्ड है, ठीक है।
मैंने वेरिएशन वाले पहले सारे क्वेश्चन ले लिए हैं सो दैट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम आगे कर लें। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन देखो आप, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आदमी है जो इक्वेटर पे खड़ा है। ठीक है, और इक्वेटर पे खड़ा होने पे उसको अपना मास फील नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कह रहा है अगर वो इक्वेटर पे खड़ा है और वहाँ पे अर्थ तो रिवॉल्व कर रही होगी, तो उस हिसाब से एक दिन वन डे का जो टाइम पीरियड होगा, द लेंथ ऑफ अ वन डे विल बी, यानी नॉर्मली क्या होता है कि हम अर्थ के सरफेस पे खड़े होते हैं तो हमारे लिए एक दिन का लेंथ कितना होता है, 24 घंटे के बराबर। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है अगर इक्वेटर पे खड़ा हो जाए तो एक दिन कितने के बराबर होगा। तो देखो डायरेक्ट तो कोई रिलेशन है नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे कि इसको इसको हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, कि एंगुलर वेलोसिटी पहले वाले का कितना हो जा रहा है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बता रखा था ये थ्योरी क्लासेस में कि आपका रिवॉल्व करने पे, मतलब अर्थ के रिवॉल्यूशन की वजह से जो ग्रेविटी में चेंजेस होता है वो कितना होता है, जी इक्वेटर पे इज इक्वल्स टू जी एस माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और ये क्वेश्चन में गिवन है कि इक्वेटर पे खड़े होने पे उसे अपना वेट फील नहीं हो रहा है। वेट फील नहीं हो रहा है मतलब डब्लू बराबर क्या होता है आपका एम जी, यानी ग्रेविटी उसे जीरो फील हो रही होगी, तभी तो उसको वेट फील नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ग्रेविटी इक्वेटर पे कितनी है, जीरो है। ठीक है, अगर ग्रेविटी जीरो है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इक्वेटर वाली ग्रेविटी को जीरो कर दूंगी, तो यहाँ से ओमेगा का एक फॉर्मूला बन जाएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जी बाई आर अंडर रूट में। ठीक है, जी बाई आर अंडर रूट में। मुझे क्या चाहिए, इनिशियल वाला जो आपका एंगुलर वेलोसिटी था उसके टर्म में चाहिए, तो मैंने ओमेगा नॉट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो मैं इस तरीके से कह सकती हूँ, एक ओमेगा नॉट ऊपर वाले को मैं इधर ले आई, तो ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट बराबर 1 अपॉन ओमेगा नॉट, अंडर रूट में जी बाई आर था ही। आप ओमेगा नॉट को अगर काट दोगे तो सेम वाला पहले वाला ही फॉर्मूला आ जाएगा, पर मुझे काटना नहीं है, मुझे ओमेगा नॉट के टर्म में चाहिए, यानी पहले वाले एंगुलर वेलोसिटी का कितना गुना हो गया। देखो पहले वाला ओमेगा नॉट क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है आपका, डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, मैंने यहाँ देखो आपको एक्सप्लेन कर रखा है, डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना है, क्योंकि एक सर्कुलर पाथ पे वो ट्रेवल करता है, तो 2 पाई, और टाइम कितना था पहले, जब वो अर्थ की सरफेस पर था तो 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे को मैंने सेकंड बनाया है, 24 इंटू 60 करके, तो आपका कितना हो गया, 86,400। ठीक है, और हमें अर्थ का रेडियस पता है कितना होता है, 6400 किलोमीटर, तो मैंने उसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद अब हम ये डाटा यहाँ पुट ऑन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व करके 17 ओमेगा नॉट आया, यानी पहले वाली जो एंगुलर वेलोसिटी थी उसका कितना गुना हो गया, 17 गुना। ठीक है, यानी वेलोसिटी क्या हो गई आपकी, पहले वाली वेलोसिटी की 17 गुना ज़्यादा हो गई। इसका मतलब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, कैसे कम हो जाएगा, अब कितना कम होगा वो अभी आगे निकाल के देखेंगे हम। ठीक है, देखो कैसे, मान लो जैसे घड़ी की सुई क्या होती है आपकी, 1 घंटे में पूरी एक रिवॉल्यूशन लेती है, यानी कि 1 घंटे में क्या करती है, पूरा एक गोला का चक्कर लगाती है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो वही घड़ी की सुई को पीछे से हम अपने हाथ से तेज़ी से घुमा दें, ठीक है, तो वो 1 घंटा नहीं लेगी, हो सकता है 2-3 मिनट में हम पूरा एक घुमा दें, या हो सकता है मैं 1 ही मिनट में पूरा घुमा दूँ, यानी जितना तेज़ी से घुमाऊँगी वो उतना कम टाइम लेगी। ठीक है, इसका मतलब अगर वेलोसिटी ज़्यादा हो गई तो आपका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और वो कितना कम हो जाएगा, ये जितना गुना ज़्यादा होगी वो उतना ही गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा आपका, पहले 24 घंटे था। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, उसका 1/17 टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, सॉल्व करके इतना है, यानी कि जब आदमी जो था इक्वेटर पे खड़ा था तब उसके टाइम पीरियड पहले तो 24 घंटा था जब उस सरफेस पे था, लेकिन जब इक्वेटर पे था तब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा उसका, 1.4 आवर। ठीक है, तो देख रहे हो वेलोसिटी बढ़ाने से क्या हो रहा है, घंटे कम हो जा रहे हैं। ठीक है, यानी अर्थ अगर बहुत तेज़ी से रिवॉल्व करने लग जाए, दूसरे टर्म में मैं बात करूँ तो क्या होगा, जो हमें 24 घंटे मिल रहे हैं वे 24 घंटे नहीं मिलेंगे फिर, और कम हो जाएगा, यानी डे और नाइट का जो प्रोसेस है वो और फास्ट हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ आया। ये क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया था, थोड़ा सा आपका वैसे घुमावदार तो कुछ नहीं, बस समझने वाली बात है आपको कि वेलोसिटी जितना ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, टाइम पीरियड आपका क्या होगा, उतना कम हो जाएगा। ठीक है, तो और वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला हम यहीं से निकाल सकते हैं, क्योंकि उसी ने दिया है, वेटलेसनेस है, तो जी 0, तो डब्ल्यू का एक फॉर्मूला आ जाएगा, सारी वैल्यू पुट ऑन करनी है, निकालनी है। ठीक है, तो ये डाटा कुछ आप याद भी रखो, क्योंकि एग्जाम में ज़रूरी नहीं है अर्थ का रेडियस वगैरह ये सब दे, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो चलो आगे करते हैं अगला क्वेश्चन हम। देखो ये भी आपका RPSC लेक्चरर और EMRS में पूछा गया था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या है आपका
कि रेशियो ऑफ द मास ऑफ द प्लैनेट टू दैट ऑफ अर्थ, यानी प्लैनेट का मास अपॉन अर्थ के मास का हमें रेशियो निकालना है, ठीक है। इफ़ इट्स रेडियस इज हाफ दैट ऑफ अर्थ, यानी कि जो प्लैनेट का मास है वो अर्थ के रेडियस का क्या है, आधा है, ठीक है। साथ में इसने ये भी कह दिया है हाफ दैट ऑफ अर्थ एंड द एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इट्स सरफेस इज ट्वाइस ऑन अर्थ सरफेस, यानी जो प्लैनेट की ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी का कितना है, 2 टाइम है। तो ठीक है, यही वाला रिलेशन यूज़ कर लेते हैं जो इसने दिया है ग्रेविटी वाला। तो हमें पता है ग्रेविटी का फॉर्मूला ये आपका गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है आपका कि जीपी जो है अर्थ वाली ग्रेविटी का कितना है, 2 टाइम है, ठीक है। और हमें पता है जी का फॉर्मूला क्या होता है, GM/r²। तो दोनों जगह मैंने GM/r², यहाँ बस PP लगा देंगे क्योंकि ये प्लैनेट का है, और यहाँ EE लगा देंगे क्योंकि ये अर्थ का है। तो कैपिटल जी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, ये सेम ही रहेगा, कट जाएगा। तो यहाँ से MP/ME अपन आपका क्या आ जाएगा, 2 RP/RE²। और यहाँ दे रखा है RP क्या है, RE का आधा है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ रख दिया, तो RE कट जाएगा, 1.4 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 0.5 आ जाएगा। यानी दोनों प्लैनेट और अर्थ के मास का रेशियो कितना आ गया आपका, 0.5 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। अगर आपको चीज़ें लगानी आती हैं और आपको पता है तो आप अच्छे से आराम से कर सकते हो, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन क्या है आपका कि एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे वेट कितना है आपका, 10 न्यूटन है, ठीक है। व्हाट वुड बी इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो हमें बस ग्रेविटी का रिलेशन पता होना चाहिए, हम निकाल, मतलब बोल रहा है क्या है, मैं बता दूं आपको कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ पे उसका भार कितना है, 10 न्यूटन है। तो कह रहा है अगर हम उस ऑब्जेक्ट को लेके मून पे चले जाएं, चांद पे चले जाएं, तो वो ऑब्जेक्ट कितना भारी होगा। तो सीधी सी बात है, हमें पता है मून की ग्रेविटी जो है अर्थ की ग्रेविटी का कितना होता है, 1/6 टाइम होता है। तो क्योंकि ग्रेविटी आपकी कम हो गई 1/6 टाइम, इसलिए वेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कितना, 1/6 टाइम। तो W इज क्या, GMP। तो चाहो तो मून का मास यार GE/6 हो जाएगा, ठीक है। ग्रेविटी की वैल्यू मून का इधर से रखा मैंने, ठीक है। तो यानी अर्थ पे जो वेट है उसका 1/6 टाइम हो जाएगा। तो सॉल्व करोगे तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सिंपल टर्म में मैं बोलूँ कि मैंने क्या किया है, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको ग्रेविटी वाला रिलेशन याद रखना है कि क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ की ग्रेविटी की वैल्यू का 1/6 टाइम होता है, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, m/g। तो इसलिए जो आपका वेट होगा वो भी क्या होगा, 1/6 टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से निकाल सकते हैं। तो दिस वन वाज आल्सो इजी। और ये ऐसे ही क्वेश्चन आता है, क्यों, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि वो आपसे ट्रिग्नोमेट्री लेवल का या एडवांस अलजेब्रा सॉल्व कराएंगे, ठीक है। 1-1 मिनट का क्वेश्चन होता है तो वो ऐसे ही कराएंगे, वो बस देखना चाहते हैं आपका कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स है कि नहीं, ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, ये इतनी बार रिपीटेशन मोड में है, ठीक है। और कितने तरीके से इसे रिपीट किया गया है मैं अभी आपको ये दिखाऊंगी, ठीक है। और आई होप आप खुद पढ़ो ना पढ़ो, ये क्वेश्चन तो आपको इसके बाद ये कॉन्सेप्ट रट जाने वाला है, इतना मैं आपको श्योरिटी के साथ बता सकती हूँ, ठीक है। देखो है क्या, पूछ रहा है केपलर्स लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, ठीक है। क्या चीज़, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट इज इक्वलेंट टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, मतलब कह रहा है एरियल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला, देखो केपलर्स ने अपने 3 लॉज दिए थे। पहला आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट वाला, यानी जो अर्थ कोई भी प्लैनेट है वो सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। दूसरा लॉ उन्होंने एरियल वेलोसिटी वाला दिया था कि जो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया कवर करता है वो आपका L/2m के इक्वल होता है, जो कि कांस्टेंट होता है। और L यहाँ क्या आपका एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, तो वो कांस्टेंट है। तो एरियल वेलोसिटी वाला जो इन्होंने कहा था कि ये कांस्टेंट है, ये कौन सी लॉ ऑफ कंजर्वेशन को बताता है, तो ये एंगुलर मोमेंटम वाले लॉ ऑफ कंजर्वेशन को बताता है। अब इस फॉर्मूले को सिर्फ इतनी सी बात, ठीक है, कि एरियल वेलोसिटी और कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम, इतनी सी बात कितने तरीके से पूछा गया है अभी आप आगे देखोगे, ठीक है। तो और ये आपको रट जाने वाला है, आप आज की क्लास से कुछ याद रख के जाओ ना जाओ, आपको ये कॉन्सेप्ट तो अपने आप रट जाएगा, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो मैं आपको आगे बता, इसमें तो आपको समझ आ गया होगा, डी ऑप्शन सही है, यानी एरियल वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को बताता है, ठीक है। अब आगे दिखाती हूँ मैं आपको क्वेश्चंस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 3 से 4 बार आगे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अभी ये वाला है, उसके बाद मैंने लगातार ही लिया है, ठीक है। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है कि यस
इसमें क्या है आपका, इफ़ द अर्थ इज़ 1/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन देन द ड्यूरेशन ऑफ द ईयर विल बी, देन द ड्यूरेशन ऑफ द ईयर वुड बी। ठीक है, मतलब क्या है आपका, अच्छा ठीक है ये क्वेश्चन तो आपका किस पे है, जो थर्ड लॉ केपलर ने दिया था कि टाइम पीरियड आपका क्या होता है सेमी मेजर एक्सिस के, टाइम पीरियड का स्क्वायर आपका क्या होता है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, तो उसी वाले फॉर्मूले पे बेस्ड है कि तो यहाँ पे हमें दो डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने दो डिस्टेंस टाइम पीरियड दो डिस्टेंस पे ले लेंगे, T2/T1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, R2/R1 का होल क्यूब। ठीक है, ये आई होप आपको फॉर्मूला पता होगा, थर्ड केपलर लॉ है। ठीक है, कि टाइम पीरियड का स्क्वायर क्या होता है आपका सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, और प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो क्या आता है, ये भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में एक दफ़ा पूछा है और मैंने वो इंक्लूड किया, अभी आपको आगे दिखाऊंगी। ठीक है, तो अभी मैं बता भी दूंगी तो आप याद रख लेना। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले क्या था, हमें T2 निकालना है। ठीक है, T1 हमें पता है, तो R2 क्या किया है, R2 क्या है, पहले वाले R का कितना हो गया 1/4 यहाँ दिया है। ठीक है, तो R2 की जगह मैं R/4 लिख सकती हूँ, और R1 हमारा R ही है वो रखा, तो R से R कट जाएगा, 1/4 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 का क्यूब हो जाएगा, मैं 1/4 के क्यूब को ऐसे भी लिख सकती हूँ, यहाँ से स्क्वायर हम जस्ट अ सेकेंड क्लियर कर दूँ मैं, फिर आपको समझ आएगा। हाँ, यहाँ से T2/T1 का होल स्क्वायर इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं 4 को ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 का क्यूब और डिवाइडेड बाई 2, और 2 से 2 कट जाएगा तो 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इजी था, बस फॉर्मूला आपको ये सेमी में, और ये देख सकते हो कितनी दफ़ा पूछा है। ठीक है, तो ये तो बहुत मतलब बेसिक है, इसको तो मैं क्या ही रिवाइज़ करूँ, इतना ये फॉर्मूले तो आपको याद ही होंगे। ठीक है, बस मैंने क्वेश्चन रिवाइज़ करा दिया। ठीक है, कि पहले वाले टाइम का ये कितना हो जाएगा आपका 1/8 टाइम। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, 1/8 ऑफ द ईयर। ठीक है, अब आगे देखो, हाँ ये वाला क्वेश्चन जो मैं कह रही थी प्रोपोर्शनलिटी हटाने पे कुछ आता है, ये 2 जगह पूछा गया था आपका, एक UKPSC लेक्चरर मेंस एग्जाम में और DSSB PGT में। क्या होता है, T² आपका R³ के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जहाँ T आपका टाइम पीरियड है और R आपका क्या है, सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो याद रखना आपका ये 4π² आता है। ठीक है, और ये T² इधर से इधर भेज दूंगी तो ये अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना क्या, 4π² R³ तो आपको पता ही है कि R³ के तो प्रोपोर्शनल होता है अपॉन में GM, तो 4π² अपॉन में GM। ठीक है, 4π² अपॉन में GM R³। ठीक है, तो ये याद रखना, बोलना ना पड़े दोबारा, क्यों, क्योंकि मिस कर दो कि दूसरा कोई तरीका होगा नहीं, या तो इसका लंबा चौड़ा डेरिवेशन करना है एग्जाम में, फिर जाके ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। यस, इसमें देखो क्या है आपका, इजी है, पर अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो नहीं कर पाओगे। जैसे इसमें भी देखो कैसे अभी आप कंफ्यूज हो गए, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ठीक है, जैसे देखो बोला है द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज, तो सर्कुलर ऑर्बिट आ जा रहा है और जहाँ भी सैटेलाइट आ जा रहा है, इसका मतलब सीधी बात है कि क्या हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी लिखना होगा। तो हमें पता है ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है आपका, √GM अपॉन में R, लेकिन ये जो M होता है वो कौन सा M होता है, यहाँ तो आप सीधे कह दोगे, इसने बोला था कि लीनियर वेलोसिटी सर्कुलर ऑर्बिट में मास के कैसे होता है, तो आप सीधे कह दोगे ये तो प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट में M का प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्ट आप कौन सा ऑप्शन लगा दोगे, C। लेकिन नहीं, ये जो अंडर रूट में ME है, ये मास ऑफ अर्थ है, ना कि मास ऑफ प्लैनेट या फिर सैटेलाइट। ठीक है, तो डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ सैटेलाइट बट डिपेंड ऑन द मास ऑफ अर्थ। ठीक है, यानी कि प्लैनेट के मास या फिर सैटेलाइट, मान लो ऐसे भी हो सकता है ना कि अर्थ के सराउंडिंग में या अराउंड में आपका कोई प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है या फिर कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, तो आपको ये याद रखना होगा कि उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, वो अपने मास के प्रोपोर्शनल नहीं होता है, वो अर्थ के अंडर रूट मास के प्रोपोर्शनल होता है, अपने मास के तो वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर सही क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। लेकिन आप एग्जाम में जल्दबाजी में क्या लगा के आओगे, ऑप्शन C, यानी √M के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, B, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट, इसलिए मैंने सफिक्स में S लगाया है। ठीक है, तो आई होप मैंने ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही इंक्लूड किए हैं, वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है, क्योंकि हमें तो रटा होता है, हाँ मुझे पता है ऑर्बिटल वेलोसिटी ये होती है, हम सीधे सीधे डायरेक्ट टिक लगा के वहाँ आ जाएंगे कि अरे हाँ ये तो सही किया, लेकिन वो कैसे गलत हो जाता है, वो ऐसे गलत हो जाता है। तो आपको एक एक सिंबल, एक फॉर्मूले में एक एक सिंबल का पता होना चाहिए। ठीक है, वरना
ऐसे ही नेगेटिव मार्किंग में चले जाते हैं। अब देखो यहाँ से, ठीक है, ये देखो वही क्वेश्चन फिर से है एरियल वेलोसिटी वाला, लेकिन इसे पूछा किसी और तरीके से गया है। कैसे? केपलर सेकेंड लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, वहाँ कैसे पूछा था कि एरियल वेलोसिटी कौन सी कंजर्वेशन को बताता है? एंगुलर मोमेंटम को। यहाँ कैसे पूछा है? केपलर सेकेंड लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, यस, एंगुलर मोमेंटम हमने पढ़ा था dA/dt आपका L/2m होता है, और L/2m क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। ओके, नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। या ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने इसको क्यों इतना स्टार दे रखा है? क्योंकि आपको इसमें कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, और एक आप कंफ्यूज एग्जाम में ज़रूर होगे और गलती ज़रूर करोगे, इसलिए मैंने इसको इतना स्टार दे रखा है। ठीक है, देखो क्या है। इफ़ द अर्थ इज सडनली contracted to half of its radius without any loss to its mass, यानी अर्थ को क्या किया जा रहा है? मान लो अर्थ को उसकी रेडियस का आधा कर दिया जा रहा है। ठीक है, यानी पहले अगर रेडियस r था तो अब रेडियस क्या हो गया? r/2 हो गया, लेकिन मास क्या है? सेम है। तो कह रहा है द डे विल बी ऑफ, अच्छा ठीक है, पहले जो 24 घंटे होते थे अब वो कितने घंटे का होगा? ठीक है, मैं एक बार फिर से कह रही हूँ। इन्होंने क्या किया? अर्थ को आपको पहले अर्थ r रेडियस का था, तो अब उसे क्या किया है? किसी तरीके से उसे r/2 रेडियस का बना दिया। ठीक है, तो पहले टाइम पीरियड हमें पता है 24 घंटे होता था जब r रेडियस था। ठीक है, पूछ रहा है अब कितना रेडियस होगा, अब कितना टाइम पीरियड होगा, सॉरी है। तो आप यहाँ क्या करने वाले हो? मैं जानती हूँ आपको तो एक ही फॉर्मूला याद है, वो क्या? टाइम पीरियड और r में एक ही फॉर्मूला पता है, वो क्या आपको पता है? t² इज प्रोपोर्शनल टू r³। ठीक है, यहाँ पे आपको T1 T2 रख दोगे, R1 R2 रख दोगे, सारी वैल्यू गिवन है, निकाल लोगे, और आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, क्यों गलत हो जाएगा? मैं आपको बताती हूँ, ध्यान देना। देखो t² जो r³ के प्रोपोर्शनल आता है, ठीक है, वहाँ पे t तो टाइम पीरियड है, ठीक है, लेकिन r क्या होता है? सेमी मेजर एक्सिस होता है। क्या होता है? फिर से बोलती हूँ, क्या होता है? r आपका सेमी मेजर एक्सिस होता है, और यहाँ पे r क्या दिया है? रेडियस दिया है। किसका रेडियस दिया है? अर्थ का रेडियस दिया है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला तो हम लगा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सेमी मेजर एक्सिस के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है। यानी अब मुझे टाइम पीरियड और रेडियस में एक रिलेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो या तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना कि रेडियस में फॉर्मूला, देखो ये क्या था? टाइम पीरियड और सेमी मेजर एक्सिस, जो कि केपलर का थर्ड लॉ है, उसके बीच में रिलेशन। लेकिन अगर आपको टाइम पीरियड और रेडियस में रिलेशन चाहिए तो वो ये होता है कि T2 आपका टाइम पीरियड क्या होता है? रेडियस का स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ T2/T1 आपका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2/I1 के बराबर होता है, और जो कि रेडियस के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, या तो आप ये याद रखो, और अगर आपको याद नहीं रखना है, पूछना है कि भाई कैसे आ रहा है, तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे आ रहा है। ठीक है, देखो अब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। आप सीधे इस पर भिड़ने वाले थे, जो कि गलत होता, इसलिए मैंने उसे क्लियर कर दिया। अब बताती हूँ, देखो ये आया कैसे फॉर्मूला, ये वाला। ठीक है, अगर आपको ये याद है तो आप डायरेक्ट रख सकते हो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, लेकिन अब निकाल के देखते हैं कैसे आया है। ठीक है, तो देखो हमें पता है सेकेंड लॉ से कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आपका कांस्टेंट होता है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम L क्या होता है? कांस्टेंट, और हमें पता है P बराबर m भी होता है। इसी तरीके से L क्या होता है? L = I ओमेगा होता है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि L कांस्टेंट है आपका, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। तो I1, एक सेकेंड ना, हाँ, I1 ओमेगा 1, और I1 तो ठीक है आपका साइड में रख लिया मैंने। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ओमेगा 1 क्या हो जाएगा? 2π अपॉन में T1। सिमिलरली यहाँ ओमेगा 2 क्या हो जाएगा? आपका 2π अपॉन में T2। I2 को हमने ऐसे साइड में रख लिया, तो हमने T1 T2 को एक साइड ला दिया, तो T2/T1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2π से 2π कट जाएगा, तो I2 अपॉन में I1 आ गया। I क्या होता है आपका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ भी किसकी बात हो रही है? अर्थ की। अर्थ कैसा होता है? स्फेरिकल बॉडी होता है। ठीक है, तो स्फेरिकल बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होती है आपकी? I = 2/5 mr², जहाँ r क्या होता है आपका? रेडियस, I क्या है आपका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m क्या होता है? मास। ठीक है, तो यहाँ पे I2 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? 2/5 mr2², और I1 की जगह क्या रख सकती हूँ? 2/5 mr1²। तो ये
कांस्टेंट वाला टर्म तो सेम है, कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बना R2/R1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हो सेम वही फॉर्मूला आ गया। तो या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो या निकालना सीख लो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मैं तो कहूँगी फॉर्मूला ही याद रखो, क्योंकि एग्जाम में इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे T2 चाहिए, तो T2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R2/R1 का होल स्क्वायर इंटू में T1, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है R2, ध्यान से अगर देखोगे तो क्या दिया है कि अर्थ का जो रेडियस था उसे कितना कर दिया था, आधा कर दिया था, हाफ कर दिया था, ठीक है। तो R2 क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। R2 क्या हो जाएगा आपका, R/2 हो जाएगा। R1 कितना था, R ही था, ठीक है। और T1 पहले कितना टाइम था, 24 घंटे था। तो हमने सॉल्व किया तो कितना आया, 6R। यानी कि जब रेडियस को क्या करते हैं, आधा कर देते हैं, तो टाइम पीरियड कितना हो जाता है आपका, मतलब कम हो जाता है, 1/4 टाइम कम हो जाता है, ठीक है। यानी अब 6 घंटे का दिन और रात होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया। तो इसमें समझने वाली और याद रखने वाली चीज़ कौन सी है, अगर आप सीधे सीधे मैं बताऊँ आपको, तो आप एक तो ये फॉर्मूला याद रखो अगर, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। और थोड़ा क्लैरिटी रखो कि सेमी मेजर एक्सिस दिया है कि रेडियस दिया है, ठीक है, वरना एग्जाम में घूम घाम के आ जाओगे, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला याद रखना कि रेडियस के टर्म में पूछ रहा है तो ये, और सेमी मेजर एक्सिस के टर्म में पूछ रहा है तो ये, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छा था, और इन्हीं 1-2 क्वेश्चन की वजह से कोई आगे चला जाता है, कोई पीछे चला जाता है, ठीक है। नहीं तो नॉर्मली हम एक ही कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से देखना, मैंने कहा था ना आपको कि सेकंड लॉ ऑफ केपलर को अलग अलग तरीके से कैसे पूछा गया है, ठीक है। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ठीक है। मैंने अप्रॉक्स 3 से 4 क्वेश्चन लिया है, शायद उन सब में से यही क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है, पर अलग अलग तरीके से। तो देखते हैं कैसे, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, यस जस्ट अ सेकेंड, हाँ देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एरियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। कोई भी सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, तो उसका एरियल वेलोसिटी पूछा है। तो हमें पता है एरियल वेलोसिटी क्या होता है, dA/dt, जो कि किसके इक्वल होता है, L/2m के। तो ये इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, C, ठीक है, L/2m। ये तो ईजी था, आप आसानी से कर सकते हो। आगे देखो, आगे क्या है अगला क्वेश्चन आपका, कि कह रहा है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ प्लैनेट ऑफ मास m अबाउट द सेंटर ऑफ इट्स सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, अराउंड द सन इज। सीधी सीधी बात, इसने एंगुलर मोमेंटम पूछा है, L पूछा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से देखो, यहाँ आंसर में आप कहीं भी देखोगे तो dA/dt कहीं नहीं दिया है, dA/dt कहीं नहीं दिया है, ठीक है। तो मैंने क्या किया फिर, dA/dt कहीं नहीं दिया है तो मैंने क्या किया, dA/dt को यहाँ पे A' मान लिया, ठीक है। तो dA/dt A' हो गया, जो कि किसके इक्वल है, L/2m के। मुझे L चाहिए तो 2m को इधर भेज दूंगी तो क्या हो जाएगा, 2A'm। तो आंसर यहाँ क्या था, 2A'm। अब एक चीज़, फ़र्क मेरे में A' आ रहा है, इनके में A आ रहा है, वो क्यों, क्योंकि मैंने dA/dt को A' माना है, ठीक है। उन्होंने हो सकता है dA'/dt को A माना होगा, ठीक है। तो इसलिए सिंबल में फ़र्क आ रहा है, बाकी आप देख सकते हो सेम है, ठीक है। तो जो मैं लेट कर रही हूँ उसके बेसिस पे वो डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट इट, आंसर C। तो ठीक है, आप देख सकते हो कि उसी क्वेश्चन को, यानी केपलर्स के सेकंड लॉ को ही ये पूछने का दूसरा, ये चौथा तरीका है, क्योंकि 2 क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिया है, ये चौथा तरीका है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे देखो, हाँ ये क्वेश्चन, ये भी उसी पे बेस्ड है, सेकंड लॉ पे ही बेस्ड है, ठीक है। और ये हमारा आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, तो यस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से समझ लो, ये भी कैसे कराया है। देखो मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ाती हूँ, सीधे सीधे बताती हूँ क्या है। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो A से लेके B तक एरियल वेलोसिटी कवर करने में T1 टाइम लेता है, ठीक है। ये एरियल डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेता है, T2 टाइम लेता है, और इसका एरिया कितना है, A2 है। और कह रहा है इधर का C से लेके D तक का ये एरिया कवर करने में T1 टाइम लेता है, और इसका एरिया कितना A1 है। तो कह रहा है T1 और T2 में हमें क्या बताना है, रिलेशन बताना है, ठीक है। तो हमें पता है केपलर के सेकंड लॉ से कि एरियल वेलोसिटी क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि A1/T1 बराबर हो जाएगा A2/T2 के, ठीक है। यहाँ पे A1 कितना है, ये गिवन है एग्जाम में कह रही हूँ क्वेश्चन में, ठीक है, कि SCD जो शेडेड एरिया SCD है वो ट्वाइस है शेडेड एरिया SAB के, यानी कि A1 जो है आपका वो क्या है, 2 टाइम है दूसरे वाले एरिया। अगर दूसरा वाला एरिया A है तो ये उसका क्या होगा, 2 टाइम, यानी 2A। तो A1 क्या है, 2 टाइम है, ठीक है, और A2 क्या है, A ही है। तो यहाँ से ये कट के T1 और T2 के बीच का रिलेशन आ गया, ठीक है। तो आप आराम से प्यार से देख सकते हो कि ये 5वां तरीका था केपलर्स के सेकंड लॉ को पूछने का, ठीक है। और है कुछ नहीं, सारे क्वेश्चन आपके 2 या 3 मिनट के हैं,
2 या 3 मिनट भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, ठीक है, मतलब कुछ सेकंड के हैं, अप्रॉक्स आप 30 से 35 सेकंड में ये कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे मैंने इस पे बेस्ड जो ये पॉसिबल आपके क्वेश्चंस थे वो मैंने ले लिया है, ठीक है। और ये यहाँ पे आपका ख़त्म होता है। तो या ये ऑल पॉसिबल मैंने ग्रेविटी में जो वेरिएशन होता है उसके बेस पे, टाइम पीरियड और सेमी मेजर एक्सिस के बेस पे, टाइम पीरियड और आपका रेडियस के बीच में, और केपलर्स लॉ पे बेस्ड है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन मैंने कोशिश किया है सारे इन्वॉल्व करने का, ठीक है। तो और ऑर्बिटल वेलोसिटी आपका हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा एंड आई होप आप अपना अच्छे से रिवीजन करें, गिव योर बेस्ट, मौका बार बार नहीं मिलता है, ट्राई योर बेस्ट, ठीक है। और किसी को अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए होगा तो ये आपका पेड होगा, ठीक है, 250 रुपीज़ का, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।